हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 28 मार्च 2019 का ये वीडियो जिसमें कि मैंने 10 क्वेश्चन डेली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ये पूरा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। आप अगर देख रहे हैं और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे वह डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और साथ ही साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, जिससे कि सभी लोग इसको देख पाएँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश को पूरा का पूरा कवर कर रहा हूं। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाकर उसके प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे वीडियोस देखें, जो कि मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके, मध्य प्रदेश के सारे ज़िले, मध्य प्रदेश के सारे पठार, मध्य प्रदेश का भौगोलिक पूरी जानकारी, मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास, मैंने सभी पर वीडियो बना दिए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और मध्य प्रदेश मैंने पूरा कवर कर लिया है। मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के सारा स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आपके सामने इन वीडियो सीरीज़ के जरिए ला रहा हूं, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो मेरी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाएँ। मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके के पीडीएफ्स के शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार कर दिए हैं। तो जितनी भी मैंने आप यहाँ पे स्लाइड दिख रही हैं वो सभी पीडीएफ नोट्स की स्लाइड्स हैं, जो कि हर सब्जेक्ट के ऊपर आधारित मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके है। मध्य प्रदेश के सिंगल लाइन फैक्ट्स हैं। मध्य प्रदेश की 22 पीडीएफ हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके है। मध्य प्रदेश में जितने मिनरल्स पाए जाते हैं उस पर आधारित एक पीडीएफ मैंने बना के रखी है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों पर अलग अलग पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसका पूरा एक बंच है इसमें। और मध्य प्रदेश के भूगोल पर मैंने 11 पीडीएफ का बंच बना के रखा हुआ है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के उद्योग पर आधारित एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास पर एक पूरा पीडीएफ है, जिसमें कि 7 पीडीएफ का पूरा बंच है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और मध्य प्रदेश की नदियों पर एक पूरा पीडीएफ का बंच आपको मिलेगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे लिंक्स आपको मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने 26 मार्च के स्टैटिक जीके की जो वीडियो है उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अचानक मार अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनूपपुर। मध्य प्रदेश के पूर्व में जो अनूपपुर जिला है, जो कि शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। शहडोल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, खुद स्वयं शहडोल, ठीक है ना। शहडोल के बाद में उमरिया और अनूपपुर, ये 3 जिले आते हैं जो कि शहडोल के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें जो अनूपपुर है वहाँ पे है ये अचानक मार अभ्यारण्य। अच्छा, इसके अलावा अन्य दूसरा एक राष्ट्रीय उद्यान भी इसमें कहाँ पर है, वो है उमरिया में। कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उमरिया जिले में, यहाँ पे की सबसे ज़्यादा शेर टाइगर पाए जाते हैं। टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे बांधवगढ़ का किला भी है, जो कि संग्राम शाह ने इसको बनवाया था। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी मैं बताता जा रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से आप सुनिए और बार बार आप अगर इन वीडियोस को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो कि स्टैटिक जीके की हैं, मैं हर वीडियो में कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, दोहराता हूँ, जिससे कि आपको ये सारी जो भी स्टैटिक पॉइंट्स हैं मध्य प्रदेश के कम से कम वो आपको याद हो जाएं, जो कि मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मध्य प्रदेश के सभी व्यापम, पीईबी और अन्य एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे वो एमपी ऑनलाइन की थ्रू एमपीपीएससी होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको ये उपयोगी सिद्ध होंगे, जो कि मैं अन्य ऑप्शंस भी इसके साथ में लेके चल रहा हूँ। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके के जो 10 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं, उसका जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है उसके ऊपर चलते हैं। वैनगंगा परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें आपको बताना है कि वैनगंगा जो नदी है,
ठीक है ना। वैनगंगा नदी के ऊपर ही वैनगंगा परियोजना है जो कि संचालित होती है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में वो कौन कौन से ज़िले हैं जो कि इस वैनगंगा परियोजना से लाभान्वित हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बालाघाट और सिवनी। और बालाघाट सिवनी सीधा सीधा ऑप्शन है, क्योंकि वैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? सिवनी से, ठीक है ना, सिवनी से निकलती है और बालाघाट से होती हुई है आगे बढ़ती है। इस कारण से जो वैनगंगा परियोजना है, सिंपल सा क्लू आपको उसमें लगाना है कि वैनगंगा परियोजना से जो लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे, जो उसके आजू बाजू के होंगे। तो आजू बाजू का जिला इसमें एक तो छिंदवाड़ा भी लगता है और बैतूल भी लगता है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि छिंदवाड़ा और बैतूल ये दोनों से ज़्यादा करीबी हैं बालाघाट और सिवनी, क्योंकि वैनगंगा नदी सिवनी से होकर निकलती है। तो इसमें सिवनी सबसे बड़ा क्लू बनता है। तो सिवनी और बालाघाट ये जो दो जिले हैं, इससे ये दोनों जिले वैनगंगा परियोजना से लाभान्वित होंगे। अच्छा, ये जो वैनगंगा परियोजना है, ये जो अपर वैनगंगा है, अपर वैनगंगा की जो के नाम से भी ये जानी जाती है। जो वैनगंगा परियोजना है, इसको भी आप कंफ्यूज नहीं होना है। अपर वैनगंगा परियोजना या फिर वैनगंगा परियोजना के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में, 1972 में इसको शुरू किया गया था। और मुख्य रूप से ये दोनों ही ज़िले हैं जिसमें कि ये लाभ पहुंचाते हैं। ये कौन कौन से? बालाघाट और सिवनी। और इन दोनों ज़िलों की जो भूमि है वो 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है इससे, इस परियोजना से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि मैंने स्ट्रेटेजी के का लिया है, मध्य प्रदेश के किस संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है? और ये लिंगानुपात के जो आंकड़े हैं ये 2011 के आंकड़े के अनुसार है। 2011 में जो जनगणना हुई है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के किस संभाग का, क्वेश्चन समझिएगा, संभाग है इसमें, ना कि जिला है। तो किस संभाग में जिलों से मिलकर संभाग बनता है। तो संभाग में जितने भी जिले हैं उन सभी को मिलाकर इसमें लिंगानुपात का कैलकुलेशन किया गया है। तो संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो इसमें ये सारे जो ऑप्शन दिए हैं ये सभी क्या हैं? संभाग हैं। इंदौर भी संभाग है, जबलपुर भी संभाग है, शहडोल भी संभाग है और उज्जैन भी संभाग है। अगर आपने संभाग का वीडियो नहीं देखा है जो मैं बना चुका हूं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट से आके मध्य प्रदेश के सभी संभागों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। उसमें पूरे संभाग के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है। तो उससे आपको मध्य प्रदेश के जो 10 संभाग हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है अगर देखा जाए तो इसमें जो आंसर है वो है 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो संभाग है जिसमें कि सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है सी, शहडोल। शहडोल का जो आंकड़ा है लिंगानुपात का 2011 का वो सर्वाधिक है। ठीक है ना, सर्वाधिक लिंगानुपात है शहडोल का। लेकिन अगर इससे पहले की जनगणना के बारे में देखा जाए, इससे पहले जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2001 में। अच्छा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जनगणना हमेशा 10 वर्ष के अंतराल में होती है। ठीक है ना, पहले 2001 में हुई थी, फिर 2011 में। जो अगली जनगणना है वो कब होगी? वो होगी 2021 में। ठीक है ना, 10 का अंतर है। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2019, यानी कि 2 वर्ष बाद में ये जनगणना फिर से होगी। तो जितने भी आंकड़े हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आएगा। जो भी आंकड़ों के अनुसार जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2021 के बाद में पूरे परिवर्तित हो जाएंगे। हो सकता है क्षेत्रफल भी बदल जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से कई आंकड़े बदल जाएंगे, कई तहसीलें संभाग इधर उधर हुए हैं तो उसमें भी है, आबादी के क्षेत्र में भी आंकड़े पूरे बदल जाएंगे। तो अभी का जो आंकड़ा है इस पर आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो अभी एग्जाम आएंगे उसमें यही पूछा जा सकता है। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार शहडोल संभाग का लिंगानुपात सबसे अधिक है। लेकिन 2001 में जो लिंगानुपात सबसे अधिक था वो था जबलपुर का सबसे अधिक लिंगानुपात था। लेकिन जबलपुर संभाग का, ये ध्यान रखिएगा, संभाग जिला नहीं है, ये जबलपुर संभाग के बारे में बात कर रहा हूँ। जबलपुर संभाग जिसमें कि 8 जिले आते हैं। ठीक है ना, और जो शहडोल संभाग है इसमें कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपको।
तो ये 3 जिले और ये 8 जिलों का संभाग है, ठीक है ना। 8 जिलों का संभाग एक और है, वो है इंदौर, इसमें भी 8 जिले आते हैं, ठीक है ना। जबलपुर में भी 8 जिले और उज्जैन, अच्छा उज्जैन में कितने हैं, 7 जिले आते हैं। अगर आपने संभाग का वीडियो नहीं देखा है तो वाकई में आप देख लीजिए, उसमें मैंने सारे संभागों के बारे में जानकारी दी है। तो जबलपुर का लिंगानुपात 2001 में ये प्रथम स्थान पे था, लेकिन अभी जो प्रथम स्थान पे है 2011 के अनुसार में वो है शहडोल, 2011 के आंकड़ों में, ठीक है ना। और अभी जबलपुर आ गया है द्वितीय स्थान पर, ये द्वितीय स्थान पे पहुंच गया है, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर पे जबलपुर पहुंच गया और पहले नंबर पे शहडोल आ गया है। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, स्ट्रेटेजी के का। मध्य प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है यहाँ पे कि यूरेनियम पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, शहडोल। शहडोल जो जिला है, ठीक है ना, ये सिर्फ जिला है, ठीक है ना, इसको संभाग नहीं ले सकते, संभाग में जिले भी सभी जिलों के मिलके संभाग बनता है। सिर्फ शहडोल जो जिला है उसके अंदर में पाया जाता है सिर्फ यूरेनियम। मध्य प्रदेश का सिर्फ एकमात्र जिला है शहडोल जहाँ पे कि यूरेनियम खनिज पाया जाता है, ठीक है। और यूरेनियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश में सिर्फ शहडोल में पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो अन्य मैंने ऑप्शन में लिए हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, वहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। जैसे उमरिया, ठीक है ना, उमरिया में कोयला पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, कोयला की खजाने हैं यहाँ पर उमरिया में। इसी तरीके से जबलपुर देखा जाए तो जबलपुर में पाया जाता है बॉक्साइट, बॉक्साइट यहाँ पे पाया जाता है, बॉक्साइट की खजाने हैं यहाँ पे। बॉक्साइट जो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में, अगर पूरे भारत की तुलना की जाए तो सबसे अधिक मात्रा में बॉक्साइट की खदानें हैं यहाँ पे, बॉक्साइट पाया जाता है, यानी कि बॉक्साइट में ये प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, ठीक है ना, पूरे मध्य प्रदेश की अगर इसमें तुलना की जाए देश की दृष्टि से। और बालाघाट देख लें तो बालाघाट में क्या है, तांबा और चूना, चूने पत्थर की भी खदानें हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बालाघाट में। लेकिन तांबे की कौन सी है, मलाज खंड, मलाज खंड की जो खदान है वहाँ पे तांबा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश तांबा के उत्पादन में नंबर 1 है पूरे देश में, ठीक है ना, उत्पादन में। भंडार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का नंबर नहीं लगता, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और भंडार की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 पे आता है, ठीक है ना, ये राजस्थान जो राज्य है ये दूसरे नंबर 1 पे आता है। उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट में मलाज खंड की जो खाने हैं वहाँ पे तांबा पाया जाता है। आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन जो स्ट्रेटेजी के का है, मध्य प्रदेश के किस जिले में खेर की लकड़ी से कत्थर बनाने का कारखाना स्थापित है? खेर की जो लकड़ी होती है जंगलों में पाई जाती है, उससे कत्था बनाया जाता है। तो उस पर क्वेश्चन है कि उसका जो कारखाना है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? और इन ऑप्शन में अपन को बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है बी, शिवपुरी। शिवपुरी में है खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य जिला भी है दूसरा, वो है मुरैना में भी खेर की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2 जिले हैं मध्य प्रदेश में, एक तो शिवपुरी है और दूसरा है मुरैना, यहाँ पे कि खेर की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन देख लेते हैं अपन, अन्य ऑप्शन में भी कवर करते हैं। जैसे कि ग्वालियर में काय का कारखाना है, दिया सलाई यानी कि माचिस बनाने का जो कारखाना है वो ग्वालियर में है। इसी तरीके से भिंड, ठीक है ना, भिंड में मालनपुर, जो मालनपुर है, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र, जो औद्योगिक क्षेत्र है वो भिंड में ही आता है, भिंड जिले के अंतर्गत आता है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का जो सर्प यानी कि स्नेक का जो पार्क है वो मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? इन ऑप्शन में अपन को देखना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, भोपाल। भोपाल का जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, वहाँ पर है सर्प उद्यान, ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है ना। और इस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1979 में,
ये स्थापित किया गया था। और इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम है, ठीक है ना, 4.45 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, यानी कि 4.5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर से भी कम एरिया में ये फैला हुआ है ये वन विहार। और ये अपने ही अनोखी तरीके के चिड़ियाघर के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके अंदर में गाड़ियों से आराम से घूमा जा सकता है और बहुत ही करीबी से जितने भी राष्ट्रीय उद्यान में जानवर पाए जाते हैं, चाहे वो टाइगर हो, बब्बर शेर हो, नीलगाय हो, भालू हो या लेपर्ड हो, सारे जानवर आप करीब से यहाँ पर देख सकते हैं वन विहार में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है उनके ऊपर चलते हैं अपन, जैसे कि सतना है, ठीक है ना, ग्वालियर है। ग्वालियर में क्या है, अभ्यारण्य कौन सा, घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ है, ग्वालियर में ही है, ठीक है ना। यहाँ पे कि सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है यहाँ पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये घाटी गांव। और कौन सा, करेरा अभ्यारण्य, ये दोनों बहुत ही आजू बाजू में लगे हुए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। घाटी गांव और करेरा ये दोनों आजू बाजू में लगे हुए हैं। करेरा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, वो है शिवपुरी में, ठीक है ना। यहाँ पे भी सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है और घाटी गांव में भी किया जा रहा है। इसी तरीके से सतना, ठीक है ना, सतना और पन्ना इसके बाजू में ही लगा हुआ है सतना के। वहाँ पे अगर पन्ना के बारे में जानकारी ली जाए तो पन्ना में है रेप्टाइल पार्क, ठीक है ना, रेप्टाइल यानी कि जैसे कि सर्प उद्यान है, वहाँ पे भी रेप्टाइल पार्क है, ठीक है ना, रेप्टाइल उद्यान, रेप्टाइल यानी कि सर्प, वहाँ पे रेप्टाइलों का संरक्षण किया जाता है, वहाँ पे भी सर्प का संरक्षण किया जाता है। कहाँ पर, पन्ना में, ठीक है ना, पन्ना में ही है कौन सी, कैन नदी। तो कैन नदी में जितने भी रेप्टाइल हैं, चाहे वो रेप्टाइल में अपने सर्प लिए जाए या फिर मगरमच्छ लिए जाए, ठीक है ना, मगरमच्छ, उनका संरक्षण इसमें किया जाता है। टीकमगढ़ में टीकमगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है ना, जिसको कि ओरछा अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। ओरछा अभ्यारण्य जो कि अभी टीकमगढ़ में नहीं है ओरछा, ये ओरछा जो आ गया है ये नई तहसील में आ गया है, निवाड़ी में है ये ओरछा। निवाड़ी तहसील, ओरछा और पृथ्वीपुर, ये तीनों को मिला के नया जिला बना है निवाड़ी, उसके अंतर्गत आता है ओरछा। तो पहले ये टीकमगढ़ के अंतर्गत आता था, इसलिए ये टीकमगढ़ को ओरछा भी बोलते हैं अपन, तो अभी कन्फ्यूज नहीं होना। लेकिन ये नई तहसील में आ गया है, वो है नया जिले में आ गया है, निवाड़ी जिले में ओरछा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन, बाबा साहबुद्दीन की मज़ार कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नीमच, नीमच में है बाबा साहबुद्दीन की मज़ार। और इस मज़ार पे फरवरी माह में हर साल यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है ना। और ये मेला पिछले 90 वर्षों से लगातार लगाया जा रहा है, ठीक है ना। ये जो दरगाह या मज़ार, इसको दरगाह भी बोलते हैं, ठीक है ना, दरगाह या फिर मज़ार के नाम से ये जानी जाती है। और यहाँ ये है नीमच में, यहाँ पे कि हर साल फरवरी के माह में यहाँ मेला लगता है और ये मेला 90 वर्षों से लगातार यहाँ पे लगाया जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हीरा भूमिया का जो मेला है निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर, इसलिए जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के, जो कि बार बार पूछ लिए जाते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में ऑप्शन भी लेते जा रहा हूँ, जिससे कि आपके सारा स्टैटिक जीके जो कि हर ऑप्शन में आता है कहीं ना कहीं पे, उनको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, और पसंद आता है तो इसको आप लाइक जरूर करें और शेयर करें। तो इसका जो सही उत्तर है अगर ऑप्शन में देखा जाए तो हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, इस ऑप्शन में बी, ग्वालियर जिले में लगता है ये हीरा भूमिया का मेला। और ये ग्वालियर के आसपास यानी ग्वालियर के बाजू में गुना, ठीक है ना, ग्वालियर और गुना दोनों के क्षेत्रों के आसपास में ये मेला लगता है। और ये हर साल लगाया जाता है, हर साल, ठीक है ना, हर वर्ष ये मेला लगता है। और ये लगता है अगस्त और सितंबर के महीने में, अगस्त और सितंबर के महीने में ये मेला लगाया जाता है। और ये मेला काफ़ी पुराना है, 1000 वर्षों से भी
अधिक पुराना ये मेला है जो कि लगातार बढ़ता हुआ आता है। इसको हीरा भूमिया या फिर हीरा भूमिया के मेला के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये हीरामन बाबा, वहाँ पे पहले हीरामन बाबा थे, ठीक है ना, उनकी स्मृति में ये मेला आयोजित किया जाता है, ग्वालियर और गुना के बीच में यहीं पर। आइए 8वां क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? ये ऑप्शन में आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ का लोक नृत्य इन ऑप्शन में से कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, बधाई। बधाई जो नृत्य है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य कहलाता है, ठीक है ना। और ये जब शादियाँ होती हैं, ठीक है ना, शादियाँ होती हैं या फिर कोई सा भी ऐसा उत्सव या फंक्शन होता है उस समय ये बधाई रस्म की जो लोक नृत्य है या फिर जो गीत हैं वो गाए जाते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके अलावा अन्य जो ऑप्शन हैं उनको भी अपन इसमें कवर कर लेते हैं, जैसे मटकी, ठीक है ना। ये मटकी जो नृत्य है ये कहाँ का है? यह है मालवा का, ठीक है ना, मालवा अंचल का है नृत्य मटकी। इसी तरीके से भगोरिया, ये भगोरिया जनजाति, भगोरिया किस जनजाति का है? भील जनजाति का ये नृत्य है भगोरिया, जो कि होली के समय में या फिर जब किसी की सगाई का या शादी का उत्सव होता है, ठीक है ना, उस समय में भी ये भगोरिया उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन में जो कर्मा है, ये कर्मा जो नृत्य है ये पूर्वांचल क्षेत्र का है, ठीक है ना। पूर्वांचल क्षेत्र यानी कि रीवा, कटनी, दमोह, ठीक है ना, सतना, यहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये कर्मा नृत्य किया जाता है, ठीक है। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राणहिता किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राणहिता एक शब्द है जो कि मध्य प्रदेश में एक नदी के लिए लिया जाता है। तो ये ऑप्शन में आपको बताना है कि प्राणहिता किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, वर्धा और वैनगंगा नदी का जो संगम है उसको प्राणहिता कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों नदियों का यहाँ पे संगम होता है, वर्धा और वैनगंगा नदियों का संगम होता है, उसको प्राणहिता संगम कहा जाता है। एक एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है प्राणहिता नदी, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो प्राणहिता नदी है ये वैनगंगा और वर्धा नदियों का संगम है। ये यहाँ पे आके जो मिलती हैं दो नदियाँ, ठीक है ना, एक जो कि बैतूल से आती है और एक जो कि सिवनी से आती है, ये दोनों नदियों का यहाँ मिलन होता है, उसको प्राणहिता संगम कहा जाता है। बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है ये वर्धा नदी, इसलिए इसका नाम वर्धा पड़ा है, ठीक है ना। इसी तरीके से सिवनी के घाट से निकलती है ये वैनगंगा नदी, ठीक है ना, वैनगंगा नदी निकलती है। तो ये दोनों नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं, उसको प्राणहिता संगम कहा जाता है। इसी तरीके से अन्य ऑप्शन भी अपन ले लेते हैं इसमें, जैसे कि चंबल विद्युत परियोजना जो चल रही है वो चंबल नदी के ऊपर चल रही है। यहाँ पे कि 3 बांध बनाए गए हैं, 1, 2 और 3। पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का सबसे पहला बांध है ये, जो कि 1954 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा बांध जो बनाया गया है वो बनाया गया है कोटा में, तीसरा चित्तौड़गढ़ में है। ये दोनों बांध जो हैं राजस्थान में हैं, लेकिन ये तीनों बांध मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। तो इसमें जो बिजली बनाई जाती है वो उसका जो शेयरिंग होता है वो 50-50% का होता है। और यहाँ पे जो सिंचाई के लिए पानी भी लिया जाता है वो भी उसी रेशो में लिया जाता है। इसके अलावा अन्य ऑप्शंस में और देखते हैं अपन, जैसे जबलपुर, ठीक है ना। तो जबलपुर में एक जलप्रपात है, कौन सा है जलप्रपात जबलपुर में? वो है भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ पे है? जबलपुर में ही है, जबलपुर के पास में लगा हुआ है भेड़ाघाट। यहाँ पे कि धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है ना। अन्य क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम, प्राचीन काल में क्षिप्रा ही बोला जाता था इसको, क्षिप्रा के नाम से ही इसका नाम चला आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा नगर है? उज्जैन, ठीक है ना। जो उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के तट पर है। यहाँ पे कि सिंहस्थ का मेला लगता है, ठीक है ना। सिंहस्थ का मेला कहाँ लगता है?
उज्जैन में लगता है, जो कि हर 12 वर्ष में लगता है, जिसको कि कुंभ के मेले के नाम से भी जाना जाता है अन्य क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पेंसिल एवं स्लेट उद्योग कहाँ स्थित है? ठीक है ना, तो इसमें जो ऑप्शन में दिया है तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है पेंसिल और स्लेट का उद्योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। मंदसौर जो कि उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है मंदसौर, ठीक है ना, वहाँ पर है ये पेंसिल और स्लेट का उद्योग। इसके अलावा अन्य ऑप्शन भी अपन में कवर कर लेते हैं, वहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं। जैसे कि ग्वालियर में क्या है? ग्वालियर में मैं पहले बता चुका हूँ, माचिस बनाने का उद्योग कहाँ पर है? वो है ग्वालियर में, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य ऑप्शंस तो इसमें देखा जाए तो जैसे कि नहीं है, तो अन्य ऑप्शन में बता देता हूँ, जैसे कि गुना, और भी ले लेता हूँ इसमें, जैसे गुना है, ठीक है ना। तो गुना जो ज़िला है वहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट, वहाँ पे है साइकिल उद्योग, ठीक है ना। तो ये मैंने इसमें कवर नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, साइकिल उद्योग कहाँ पे है? गुना में है। इसी तरीके से छाता उद्योग कहाँ पर है? छाता उद्योग जो है वो है महू में। महू जो कि इंदौर की एक तहसील है, वहाँ पर है छाता उद्योग। इसी तरीके से कीटनाशक बनाने का जो कारखाना है, संयंत्र है, वो कहाँ पर है? वो है बीना में। बीना कहाँ पे है? ये है सागर संभाग में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। गुना में है साइकिल का उद्योग, छाता का उद्योग महू में है, ठीक है। इसी तरीके से कीटनाशक का बीना, ठीक है ना, जो कि सागर जिले के अंतर्गत आता है, बीना तहसील, ठीक है ना, तो यहाँ पर है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं, जिनको कि आपको इसी तरीके से याद रखना है। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के 5 क्वेश्चंस जो कि मैंने करंट अफेयर्स के लिए हैं, जो कि पूरे मध्य प्रदेश पे आधारित हैं, उन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है, इनमें ढूंढना है अपने को। तो इसमें से राहुल सिंह और JV कृष्णमूर्ति, ये दोनों आंसर सही हैं, यानी कि बी और सी, इसमें जो डी है ये आंसर बिल्कुल सही है। और वैसे देखा जाए तो बी और सी भी देखा सकता है, राहुल सिंह और JV कृष्णमूर्ति, ये दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। इन दोनों को ही मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदस्थ किया गया है, ठीक है ना। इसमें जो राहुल सिंह हैं ये पत्रकार हैं, ठीक है ना, पत्रकार का उन्होंने काम किया, इनको 20 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव है, ठीक है ना। और ये जो JV कृष्णमूर्ति हैं ये वन अधिकारी रह चुके हैं ये, ठीक है ना। और इनको अभी मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, और ये वन अधिकारी रह चुके हैं ये। और जो KD खान है वो इनसे पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त ही थे, ठीक है ना, जो कि 28 फरवरी को रिटायर हो चुके हैं, ठीक है ना। 28 फरवरी 2019 को ये इनकी सेवानिवृत्त हो चुके हैं ये। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, माँ नर्मदा, माँ शिप्रा, मंदाकिनी नदी न्यास के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, कंप्यूटर बाबा के नाम से जिनको जानते हैं, जिनका नाम है नामदेव दास त्यागी। इनको अभी हाल ही में मैया नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी और मंदाकिनी नदी न्यास का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। ये इसका आंसर है, इसको आपको याद रखना है। इसी की तरह से अन्य ऑप्शन में जो मैं दिए हैं, जैसे PC शर्मा, ठीक है ना, ये धार्मिक न्यास मंत्री हैं, और इनको विधि मंत्री भी है। जीतू पटवारी जो कि खेल कल्याण मंत्री हैं। अभी हाल ही की जो नई 15वीं विधानसभा, ये भी आपको ध्यान रखना है, 15वीं विधानसभा है मध्य प्रदेश में, जो कि अभी हाल ही में बनी है, जिसमें कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, और उन्हीं में ये कैबिनेट में है PC शर्मा, जीतू पटवारी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कैबिनेट्स के ऊपर मैंने भी वीडियो बना दिया है, वो भी प्लेलिस्ट से जाके आप मध्य प्रदेश का नवीन कैबिनेट जो कि 2019 में कमलनाथ सरकार ने बनाया है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट से उसको फाइंड करके उसको खोज के आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तीसरा क्वेश्चन, पोषण पखवाड़ा मध्य प्रदेश में कब से कब तक मनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 8 मार्च से लेके 20 मार्च 2019 तक पोषण पखवाड़ा मध्य प्रदेश में ये मनाया गया।
और मध्य प्रदेश शासन ने इसका क्रियान्वयन किया था। ठीक है ना। कब तक? पोषण पखवाड़ा यानी कि आंगनवाड़ी का जो क्षेत्र है, आंगनवाड़ी, ठीक है ना, वहाँ पे ये सारे कार्यक्रम चलाए गए और वहाँ पे पोषण क्या क्या पोषण लेना चाहिए, किस तरीके का आहार लेना चाहिए महिलाओं को, बच्चों को, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। तो ये पोषण पखवाड़ा यानी कि 15 दिन का चला, ये 15 दिन तक चला। ठीक है ना। 15 दिनों का होता है पखवाड़ा, तो 15 दिन तक ये पोषण पखवाड़ा चला, जो कि 8 मार्च से लेके 20 मार्च तक के लिए चला ये। चौथा क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर्स का। सरकारी कॉलेज में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों का मानदेय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घटाकर कितने रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है? यानी कि पहले जो मानदेय था अतिथि विद्वानों का, यानी कि जो गेस्ट प्रोफेसर होते थे, गेस्ट टीचर होते थे कॉलेजेस में, ठीक है ना, प्रोफेसर होते थे जो, उनका जो मानदेय था पहले अधिक था, लेकिन अभी जो हाल ही की नई सरकार आई है उन्होंने घटाकर इसको कम कर दिया गया है। तो वो कितना किया है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 30,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। लेकिन इससे पहले कितना मिलता था? इससे पहले जो मिलता था वो मिलता था 39,500 रुपये प्रति माह का ये वेतन मिलता था, मानदेय मिलता था। लेकिन अभी इसको घटाकर 30,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। मध्य प्रदेश के किस जिले में कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है, जबलपुर में ये कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। यहाँ पे कि कैंसर से लड़ने के लिए जो टीम तैयार होगी, जो डॉक्टर्स तैयार होंगे, वो इस इंस्टीट्यूट से तैयार किए जाएंगे। कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि जबलपुर में खोला जाएगा। अब आखिर में क्विज क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट करके कमेंट के माध्यम से आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताएं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे 200 लाइक्स मांगे थे, लेकिन वो 24 घंटे के दौरान मेरे को नहीं मिले। मेरे को बहुत ही ज़्यादा निराशा हो रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को लाइक्स ज़्यादा मिले, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने लेके आऊँ। अगर कुछ त्रुटि हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मेरे वीडियोस में व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उस तरीके से मेरे को लाइक नहीं मिल रहे हैं। मेरे को उम्मीद रहेगी कि ये जो वीडियो जो मैं आपके सामने अब लाया हूँ, इसमें कम से कम 200 लाइक्स मिलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, जिससे कि आपके संगठन में, आपके ग्रुप में, जो भी आपके पास में ग्रुप हो, चाहे वो फेसबुक का ग्रुप हो, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो, या फिर अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। इसको शेयर बॉक्स से शेयर जो बटन है वो दबाना है, उसके बाद में आप अन्य जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शेयर कर दीजिए, जिससे कि अन्य लोग भी इसको देखें। आप इसको प्रमोट करें, लोगों को बताएं कि स्टडी कॉन्सेप्ट नाम का जो चैनल है, वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर द मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके एंड मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, तो वो बंदे भी उसको देखेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इन वीडियोस को व्यूज़ मिल पाएंगे, जिससे कि मैं और अच्छा आपके सामने प्रदर्शन करूंगा और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा, जिससे कि एग्ज़ाम्स की तैयारी मेरे वीडियोस के माध्यम से आप कर पाएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछिए, मेरी पूरी कोशिश करेगी उस डाउट को क्लियर करने की। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, बार बार देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि बेल आइकन ही है जो कि आपको नोटिफिकेशन देगा। इससे आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पर, आपके सिस्टम पर, आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पर जब भी आप सिस्टम खोलेंगे तो आपके वहाँ पर एक घंटी ज़रूर बजेगी, टन करके। जब वो घंटी बजेगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरी तरफ से जो वीडियो डाला गया है वो आपको मिल जाएगा स्टडी कॉन्सेप्ट का, तो आप उसको समय पर देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है, अगला वीडियो ज़रूर आएगा, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्यू करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले मेरे इस वीडियो को, और मेरे वीडियोज़ ज़्यादा प्रमोट हों अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो। जय हिंद, जय भारत।